हाय, मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद का सीज़न 2 गुलाबी इश्क। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग नीरज और धानी का कहानी ख़त्म कर चुके हैं और अब ये कहानी आपको 20 साल बाद चलेगी जी। तो अब इस कहानी को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों को फटाफट भाग सुनना है कहानियों का तो मुझे जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट भाग अगर कल तक मेरे 950 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो कल ही आ जाएगा, नहीं तो फिर जब मन हो तब आएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और कहानी स्टार्ट करते हैं। परी परी रुको रुको तो सही, हम भाग क्यों रहे हैं? शरद मतलब कि भाई भागिए, लेकिन क्यों? हम किससे भाग रहे हैं? गाड़ी उधर है हमारी और हम इधर भाग रहे हैं। भाई बताने का टाइम नहीं है, जल्दी भागिए। परीक्षिता उसका हाथ पकड़कर सड़कों पर दौड़े जा रही थी। दोनों भागते भागते बहुत दूर निकल आते हैं। भागते भागते परीक्षिता की सांसें चढ़ गई थी। शरद भी अपना ब्लेज़र उतारकर उसके कंधे पर रख देता है। अब बताएगी तू, ये परेड क्यों करवा रही है? कुछ नहीं भाई, मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया था। परीक्षिता सांसों को छोड़ते हुए बोलती है। व्हाट आर यू मेड परी? शरद, आपको आज पता लगा है? भाई हूँ तुम्हारा, भाई बोल, समझी? जब देखो शरद शरद बोलती रहती है। शरद उसके सर पर थप्पड़ मारता हुआ बोलता है। नहीं बोलूँगी तो आज पिटेगी तू मेरे हाथ से। तुम्हें पता है मैं कितना ज़रूरी मीटिंग छोड़ कर आया हूँ? पापा को पता चलेगा तो मुझे डांटेंगे। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? डैड कभी आपको डांटते हैं? आज से तो कभी डांटा नहीं आपको। वो इसलिए मुझे नहीं डांटते हैं क्योंकि मैं डांट सुनने वाला कोई काम नहीं करता हूँ। अब चल घर चल। नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है। पागल हो गई है तू? अभी तुम वज़न घटाने के लिए इतना दौड़ाया है, खुद भी दौड़ी और मुझे भी दौड़ाया है, और अब ये आइसक्रीम खाकर कैलोरी बर्न करेगी? हाँ चले ना, मुझे आइसक्रीम दिलाइए। आपको पता है ना, आइसक्रीम मेरी पहली मोहब्बत है। अच्छा, फिर दूसरा कौन है? डैड। पागल। दोनों आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ जाते हैं। शरद उसे आइसक्रीम दिला देता है, तभी उसके जेब में रखा हुआ फ़ोन बजने लग जाता है। मोबाइल निकाल कर देखता है तो पापा का नाम उभर रहा था। हेलो। हाँ शरद, कहाँ हो तुम? सॉरी पापा, मैं परी के साथ बाहर हूँ। क्या? तुम तो ऑफिस के लिए निकले थे ना, फिर उसके साथ क्या कर रहे हो? और वो ऑफिस नहीं गई? हाँ पापा गई थी, लेकिन उसका मन नहीं टिका होगा, है ना? सही कहती है धानी, मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखा है। फ़ोन देना उसे ज़रा। नीरज बोलता है तो शरद परीक्षिता को फ़ोन पकड़ा देता है। लो परी, पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। कर दिया ना आपने मेरी चुगली, मिल गई ना आपको शांति। अब कोई गर्लफ्रेंड पटाने में आपकी हेल्प नहीं करूँगी मैं। मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं पटानी है, अभी बात कर। हाँ डैड। परी ये क्या है, तुम ऑफिस क्यों नहीं गई हो? जितने ही गुस्से में नीरज उससे बात करने के लिए फ़ोन पकड़ा था, डैड सुनकर ही उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। डैड मैं नेक्स्ट वीक पक्का जाऊंगी। तुम साल भर से मुझे यही कह रही हो। डैड मैं बोर हो जाती हूँ। परी, अपने काम से अपने पैशन से कौन बोर होता है? मैं हो जाती हूँ ना डैड। तो तुम हो जाते हो, शरद का क्यों टाइम पर बात करती हो? उसे ऑफिस जाने दे किया करो। मैं अकेले भी बोर हो जाती हूँ। परी अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ घुमा करो, उसे छोड़ दिया करो, मुझे बहुत काम रहता है उससे।
नहीं डैड, मुझे भाई के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। करूँ तुम्हारी मम्मा को फ़ोन? डैड, ये गलत बात है। आप हमारे बीच उस हिटलर को नहीं ला सकते हैं। दिखा क्या था आपको उस हिटलर औरत में जो आपने शादी कर लिया था? परीक्षिता की बातें सुनकर नीरज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुझे तुम्हारी जैसी प्रिंसेस चाहिए था, इसलिए तो मैं उनको इतना बर्दाश्त करती हूँ। मेरा बस चले तो आप दोनों का डिवोर्स करवा दूँ मैं। परी पागल है, क्या बोल रही है? ये देखो, आपका संस्कारी बेटा जो कभी बेस्ट बेटा के करेक्टर से बाहर आता ही नहीं है। अच्छा चल, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। शरद को छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारी मम्मा को बता दूंगा। डैड, आपकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है। परीक्षिता की शिकायत सुनकर नीरज मुस्कुरा देता है। किसी का तो डर है तुम्हारे अंदर। हाँ, और वो डर सिर्फ आपकी बीबी का है। बाय, शाम में जल्दी आइएगा। नीरज फ़ोन रख देता है। चल, मैं निकलता हूँ। शरद फ़ोन को जेब के हवाले करता हुआ बोलता है। भाई, मुझे मोमोज खाना है, पैसा दे दीजिए। इतना बड़ा पर्स लेकर क्यों घूम रही है? कुछ नहीं भाई, बस गुच्ची का प्रमोशन कर रही हूँ, पैसा दीजिए। शरद अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाल कर उसके हथेली पर रख देता है। पहले ये दौड़ लगा ले, उसके बाद खा पी के उतना ही मोटा हो जा, और फिर मेरा दिमाग खा। कल से अगर मुझे ये बकवास बातों के लिए फ़ोन किया ना तो कभी फ़ोन नहीं उठाऊंगा मैं तुम्हारा, और ना ही कभी आऊँगा। चलो चलो, मुझे पता है अब दौड़ते हुए आओगे। तू मेरे प्यार का गलत फ़ायदा उठाती है। अब क्या करूं, सारा प्यार आप मुझ पर लुटाओगे तो मैं तो फ़ायदा ही उठाऊंगी ना। किसी और लड़की पर लुटाओ, बदले में आपको प्यार मिलेगा। मार खाएगी तू। पता नहीं माँ इतनी अच्छी और तू कहाँ से ऐसी हो गई। क्योंकि मैं डैड पर गई हूँ। ये ले डैड की बच्ची, कैब करके घर चली जाना। बाकी के बचे हुए पैसे शरद उसके हथेली पर रख देता है। परीक्षिता उन पैसों को देखकर बच्चों की तरह खुश हो जाती है। अपना पॉकेट मनी बचाकर उसका पैसा उड़ाना उसका सबसे पसंदीदा काम था। शरद उसके सारे नाज नखरे उठाता था। वो ऑटो करके अपनी गाड़ी के पास चला जाता है था और वो वहीं से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रावत हाउस। सर, आपका लंच का टाइम हो गया है। एक स्टाफ आकर उसके कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है। स्किप कर दो। वो अपने लैपटॉप पर नज़र जमाए हुए ही बोलता है। सर, आपने ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया था। तो क्या, अब मैं तुम्हें अपने खाने का हिसाब दूँ? नो 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 सर, जस्ट गेट आउट। शाम से पहले मुझे दिख मत जाना। ओके सर। स्टाफ बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देता है। पूरे घर को ही उसने ऑफिस जैसा बना रखा था। किसी को टाइम की वैल्यू है ही नहीं। दिन रात खाना 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 करते रहते हैं। भूख लगेगी तो खा लूँगा। वो बरबराते हुए लैपटॉप चला रहा था। तेज़ी से उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी और एकदम से ज़ोर से एंटर का बटन दबाता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। अपना सर सोफे पर टिका देता है। अपने दोनों हाथों को जोड़कर सर के पीछे लगा देता है। अब करो तुम अपनी मनमानी। उसे मैं अपने फ़ायदे में कैसे बदलता हूँ ना, देखते जाओ। साहिर, साहिर। जी 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 सर। मेरे लिए लंच ऑर्डर करो। ओके सर। सर, मिस्टर रावत का फ़ोन आया था। सर, वो कह रहे थे आपको अपने घर। रावत को बता दो, इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना उसका है। ओके सर। निधांश बिना कुछ बोले अपना खाना खाने लग जाता है। तभी उसके मोबाइल के मैसेज टोन बज उठती है। मैसेज देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सर, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं,
तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो। निधांश की बात सुनकर साहिर अपना समूह लेकर चुप हो जाता है। हॉल में धानी गुस्से से घूम रही थी। आज आई ये लड़की, इस लड़की को बताएंगे और लड़की के बाप को भी बताएंगे। बिगाड़ कर रख दिया इस पापा के परी को। ना ऑफिस का काम करती है ना घर का काम करती है, पूरे दिन मटर गश्ती करती रहती है। धानी शांत हो जाओ। आराधना जी रामायण का पाठ बंद करते हुए बोलती है। मम्मी जी आप देख रही है कितनी बिगड़ती जा रही है ये। हाँ हम देख रहे हैं, बच्ची है। 25 साल की लड़की कोई बच्ची नहीं होती है मम्मी जी। हमारे गांव में शादी कर देते तो 2 बच्चों की माँ बन जाती है। धानी ज़माना बदल गया है, कितना आगे बढ़ गया है। हाँ तो बदले ज़माने के साथ कुछ बने ना, ऑफिस संभाले, ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ तो करे। हम अनपढ़ गंवार होकर घर में ज़िंदगी बिता दिया, क्या वो भी ऐसा ही करेगी। धानी को परीक्षिता की चिंता थी। धानी उसके खेलने खिलाने के दिन हैं, खेलने दे। हाँ वो तो 5 साल की बच्ची है जो बस खेलेगी। आइए फिर हम बताते हैं उसको कि खेलते कैसे हैं। क्या हुआ मम्मा। धानी पलट कर देखती तो परीक्षिता सीढ़ियों पर खड़ी थी। तुम अंदर कैसे आई और तुम ऊपर कैसे हो। मैं ऊपर नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी। तुम तो बाहर गई थी ना। हाँ मम्मा मैं गई थी बाहर, लेकिन मैं तो 1 घंटे पहले वापस आ गई थी। झूठ बोल रही हो तुम। अभी हम कुछ देर पहले तुम्हारे कमरे में तुम्हें देख कर आए हैं। तुम कहीं नहीं थी अपने कमरे में। मम्मा मैं तो वहीं गार्डन में बैठ कर गार्डनिंग कर रही थी। मम्मी जी अब देखिए ये कितनी झूठ बोल रही है। पूरे कमरे के बाहर हम हर जगह छान मार कर आए थे, ये कहीं नहीं थी। और अभी देखो कितना सफाई से झूठ बोल रही है। मम्मा मैं पैरों के पीछे होंगी, आपको दिखना ही होगी। परीक्षिता आकर पीछे से उसका कंधा पकड़कर झूलते हुए बोलती है। अपनी माँ की तरह उसकी भी हाइट छोटी थी, बल्कि धानी से 2 इंच छोटा ही थी, जिसके लिए वो दिन रात परेशान रहती थी। लेकिन अब जो हाइट है, हाइट वही रहेगा। अगले दिन रेस्टोरेंट एरिया में। हेलो मिस्टर भाटिया। हेलो मिस्टर सक्सेना, प्लीज़ कम सिट। भाटिया साहब अपनी कुर्सी पर से उठते हुए शरद से हाथ मिलाते हुए उन्हें बैठने के लिए कहते हैं और ख़ुद भी सामने बैठ जाते हैं। आपके फादर नहीं आए। नहीं वो बिज़ी हैं, मैं आपको प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। या श्योर। शरद अपना लैपटॉप खोलते हुए प्रेजेंटेशन का फाइल खोल देता है। मिस्टर भाटिया गौर से प्रेजेंटेशन को देख रहे थे। शरद उन्हें सारी डिटेल बताए भी जा रहा था। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 20% वैल्यू आपके अकाउंट में जाएगी और हमारा पार्टनरशिप अच्छा काम करेगा। शरद की बात सुनकर भाटिया साहब मुस्कुरा देते हैं। मुझे नहीं पता था सक्सेना अंपायर का 22वीं फ्रॉड का काम करता है। भाटिया अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने मुंह के पास लगाते हुए बोलता है। व्हाट डू यू मीन फ्रॉड। मैंने क्या आपके साथ फ्रॉड किया है। शरद के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। ये प्रेजेंटेशन आपने चुराया है, किसी और की कॉपी है ये। मिस्टर भाटिया आप। शरद पागल बोलने वाला था, लेकिन सामने वाले की उम्र देखकर उसके संस्कार इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं। आपको गलतफहमी हुई है, ये प्रेजेंटेशन मेरा है, जिसके पीछे मैं 10 दिनों से काम कर रहा हूँ। ऐसे कैसे आप मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा सकते हैं। ओके तो आपका ये प्रेजेंटेशन है ना, तो फिर देखिए मेरे लैपटॉप में कैसे हैं। भाटिया साहब अपना लैपटॉप खोलकर शरद के सामने कर देता है। शरद भी पीपीटी को देखकर हैरान हो जाता है। मिस्टर भाटिया, किसी ने मेरे लैपटॉप के साथ। देखिए मिस्टर सक्सेना, आपके लैपटॉप के साथ क्या होता है नहीं होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मिस्टर सक्सेना से कह दीजिएगा
हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन सर एक बार तो हमारी बात सुनिए। क्या सुनूं आपकी बातें? सामने वाले ने पहले ही कहा था कि उनका आइडिया चोरी हो रहा है, इसलिए वो सबसे पहले मुझे भेज रहे हैं। सीरियसली? क्या मैं आपको चोर दिखाई देता हूँ? सक्सेना अम्पायर का नाम सुना है आपने? इतना बड़ा अम्पायर हमने चोरी करके खराब कर रखा है। मिस्टर सक्सेना, वो आपने नहीं, आपके पिताजी ने कर रखा है, और वो आज से नहीं, पुरखों से चलती हुई आ रही है। आप तो चांदी का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए हैं, तो इस चीज़ का दोष हमें मत दिखाइए। आप जा सकते हैं। ओके फाइन, लेकिन जिस फ्रॉड पर आप विश्वास कर रहे हैं ना, कल होकर पछताते हुए हमारे पास मत आइएगा। और जिसको हम पर रत्ती भर विश्वास नहीं है ना, उसके साथ हम भी अपना पार्टनरशिप नहीं करना चाहते हैं। शरद अपना लैपटॉप बैग में डालते हुए बाहर निकल जाता है। भाटिया साहब तुरंत सामने वाले को फ़ोन कर देते हैं। अपने कमरे में बैठा हुआ निधांश वहाँ की सारी वीडियोग्राफी देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी हुई थी, और अपने बजते हुए फ़ोन को देखकर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है। हाँ हाँ भाटिया साहब, सच क्या है मिस्टर निधांश? क्या आपने उनका आइडिया कॉपी किया है या उन्होंने आपका किया है? आपको क्या लगता है मिस्टर भाटिया, मैं इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे के साथ कुछ कर सकता हूँ? वो लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। निधांश बेचारे बनते हुए बोलता है, मैं तो बस उनके चंगुल में से फंसा हुआ हूँ, आज़ाद होने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप करते हैं तो मेरी कुछ हद तक मदद हो जाएगी। हाँ हाँ डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। मिस्टर रावत से कहिएगा शाम में डिनर करेंगे साथ में। सॉरी मिस्टर भाटिया, बट वो घर पर नहीं है। ओके, जब वो घर पर आएंगे तो मेरी मीटिंग फिक्स कर दीजिएगा। श्योर। फ़ोन रखते ही निधांश के चेहरे से सारी बेचारापन और मुस्कान गायब हो जाती है। आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या, आज की रात। वो अपना गीत गुनगुनाने लग जाता है, और एकदम से गाते गाते उसका चेहरा कठोर हो जाता है। उसके कमरे की स्क्रीन पर नीरज की तस्वीर आ जाती है। नीरज सक्सेना, रोड पर बैठकर आपको भीख नहीं मंगवाया ना, तो मेरा नाम निधांश सक्सेना नहीं। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट पटक देता है। कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर रावत साहब कमरे में आते हैं। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो हर वक्त कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हो। अपना गुस्सा कहीं और जाकर निकाला करो, जब देखो तब सामान तोड़ देता है। अभी तो ये सामान ही टूटा है, अगर नेक्स्ट टाइम से आपने मुझे इस तरह से बात करने की कोशिश की ना, तो आपको भी तोड़ दूंगा। निधांश गुस्से से बोलता है। मुझे तोड़ेगा तू? मुझे तोड़ेगा? जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है उसे ही तू तोड़ेगा? मेरी रोटी के टुकड़ों पर खाकर तू पला है और मुझे ही आंख दिखा रहा है। रावत साहब फिर से उसे एहसान याद दिलाते हैं। हाँ तो कोई जो आपने एहसान नहीं किया है। मेरा भी इस घर में, इस प्रॉपर्टी में हिस्सा है, और मैं अपना हिस्सा खाकर इतना बड़ा हुआ हूँ। हाँ तो अब जाना, लेना अपना हिस्सा, निकलना मेरे घर से, चैन की ज़िंदगी जीने देना मुझे। क्यों अपना शकल दिखा देगा कि मेरा खून रोज जलाता है? क्योंकि आपका खून जलाना मेरा पसंदीदा काम है। हम निकले यहाँ से, अगर एक पीस में निकलना चाहते हैं तो, नहीं तो टुकड़ों में तब्दील करना मुझे अच्छे से आता है। बदतमीजी तो तुम्हारे खून में बह रही है। जैसा बाप बदतमीज़ था वैसा ही बेटा होगा ना। तो जब आपको पता है कि मैं बदतमीज़ हूँ और मेरा बाप बदतमीज़ है था, तो इंसल्ट करवाने के लिए क्यों आते हैं सामने आप? निधांश की बात सुनकर रावत साहब उसे गुस्से में घूरते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। निधांश अपने सामने फैले हुए फाइल्स को उठाकर फेंक देता है और गुस्से से अपने सर का बाल नोचता हुआ बैठ जाता है। सक्सेना मेंशन, पागल हो गई? यहाँ पर क्यों लटक रही है? दरवाजे पर लटकते हुए परीक्षिता को देखकर शरद बोलता है, मैं आप सबका वेट कर रही थी। अंदर आराम से बैठकर भी तो वेट कर सकती है ना।
भाई मैंने कहीं पढ़ा है लटकने से हाइट बढ़ती है। अब तो कुछ भी कर लेगी, तेरी हाइट नहीं बढ़ने वाली है, चल। शरद उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर आ जाता है। परीक्षिता का ध्यान अभी भी दरवाजे पर ही था। जैसे ही नीरज की गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है उसका चेहरा खिल उठता है। धानी भी किचन से निकलकर बाहर आ जाती है। आराधना जी भी टीवी बंद करके सोफे पर आ जाती है। दादी अब बोर नहीं होती है क्या ये इंडियन टीवी सीरियल देख देख कर? परीक्षिता, हम लोग इंडिया में रहते हैं और टीवी देखकर ही तो लगता है कि थोड़े बहुत संस्कार हमारे देश में बचे हुए हैं। नहीं तो तुम लोगों को देखकर लगता है सबने पश्चिमी संस्कृति अपना लिया है। एक तो ये आपकी हिंदी। पश्चिमी संस्कृति क्या होता है दादी? विदेशी कल्चर। तो क्या आप चाहती हैं मैं सूट सलवार पहनकर 2.5 मीटर का दुपट्टा ओढ़कर सड़क पर घूमूं? मैं नहीं, तुम तो 2 बीत की चड्डी पहनकर घूमो। धानी वहाँ पर आते हुए बोलती है। मम्मा शरद है, क्या बोल रही हैं आप? सुनने में शर्म आ रही है लेकिन पहनने में नहीं आती है तुम्हें। मम्मा आजकल का फैशन है, प्लीज़। आप तो हर चीज़ के पीछे ही पड़ी रहती है। क्या बात है, किस बात की जंग हो रही है? नीरज वहाँ पर आते हुए बोलता है। डैड, आपकी बीबी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। नीरज धानी की तरफ देखता है। एक दिन हम इसका इतना पीटेंगे ना, सच में इसका जीना हराम कैसे होता पता चल जाएगा। तो अब धमकी क्यों देती है? एक दिन पीट कर मन खुशी कर लीजिए ना, जब देखो तब पीटने की धमकी देती रहती हैं। देख रहे हैं आप अपनी बेटी को? हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे तुम दिन रात उसे डांटती रहती हो, उसके पीछे पड़ी रहती हो। काम डांटने वाली करी वो आपको दिख नहीं रहा है? मैंने क्या डांटने वाला काम किया है मम्मा, अब बताइए। दादी आप भी तो यहीं पर है ना, बताइए ना कुछ। मैंने कुछ ऐसा कहा है मम्मा को अभी? हर वक्त मुझसे चिड़चिड़ करती रहती है। अच्छा तो हम चिड़चिड़ करते हैं? रहो तुम लोग यहीं पर, हम ही जाते हैं इस घर को छोड़कर। धानी। नीरज अपना बैग रखकर उसके पीछे जाता है। बस हो गया, अब दिखाएंगे आपकी इकलौती बहू आंसुओं की बाढ़ जिसमें डूब जाएंगे उनके पति देव। अच्छा तुम्हें तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। देख कर आती हूँ मैं भी। नॉर्मल घरों में बच्चे रूठते हैं और माँ बाप बनाते हैं, मेरे घर में तो सब कुछ उल्टा है। माँ बाप रूठते हैं और मुझे मनाना पड़ता है। धानी शांत हो जाओ ना, बच्ची है समझ जाएगी। वही तो बात है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वो बच्ची नहीं रही है अब। हमको ऐसे मुंह लगे हुए जवाब देती है, कल होकर सास को मुंह लगे हुए जवाब देगी तो क्या होगा? ज़माना भले ही बहुत आगे चला गया हो, लेकिन आज भी बहू को झुक कर रहना पड़ता है ना। माँ बाप से सास ससुर का आदर करना पड़ता है ना। लेकिन इस लड़की को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसको लगता है कि हम इसके दुश्मन हैं। ओके मम्मा, आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। परीक्षिता उसके सामने कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। कोई ज़रूरत नहीं है ध्यान रखने का, हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं ना। धानी माफ़ी मांग रही है, माफ़ कर दो ना। माफ़ी मांग कर एहसान नहीं कर रही है, चलिए बाहर नाश्ता लगाते हैं। धानी खाने का बर्तन उठाते हुए बाहर चली जाती है। नीरज और परीक्षिता एक दूसरे को देखते हैं। डैड, आपने अपनी वाइफ को बहुत बिगाड़ रखा है। वो कहती है मैंने तुम्हें बिगाड़ रखा है, तुम कहती हो मैंने उसे बिगाड़ रखा है। मैं तुम लोग को बिगाड़ने का मशीन दिखाई दे रहा हूँ क्या? 2 पल की शांति नहीं इस घर में। नीरज अपने कमरे में चला जाता है। परीक्षिता का चेहरा मासूम सा बन जाता है। कुछ देर बाद सब हॉल में इकट्ठा थे। धानी शरद के बालों में तेल का मालिश कर रही थी। वो उसके सामने नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ था। माँ थोड़ा और तेज़ दबाइए ना, सर में दर्द हो रहा है। हम दबा तो रहे हैं बेटा, अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दवाई खा लो। नहीं छोड़ दीजिए, आधे घंटे से आप मेरा सर ही दबा रही हैं, आपके हाथ में भी दर्द हो रहा होगा। नहीं बच्चा, हमारे हाथ में दर्द नहीं हो रहा है, बैठो। शरद, भाटिया वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? नीरज के सवाल पर शरद के चेहरे से रंग उड़ जाता है। शरद बताओ, कोई कन्फर्मेशन मेल आया है कि नहीं अभी तक?
पापा वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गई है। क्या? लेकिन ऐसे कैसे? तुमने तो इतनी तैयारी की थी। पापा मेरा सारा तैयारी पानी में चला गया। प्रेजेंटेशन लीक हो गई थी। व्हाट? लेकिन ऐसे कैसे? रुको मैं अभी पता करता हूँ, सिक्योरिटी को कॉल करता हूँ और साथ में पुलिस को भी कॉल करता हूँ। ऐसे कैसे हमारा सिस्टम कोई हैंग कर सकता है? पापा पापा शांत हो जाइए। शरद नीरज का हाथ पकड़ लेता है। भाई ने किया है। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था। जब मैं ऑफिस जाकर अपने सिस्टम को देखा तो निधान सक्सेना का नाम सामने था। नीरज बिना कुछ बोले ऊपर कमरे में चला जाता है। हम देखते हैं उनको। धानी उसके पीछे चली जाती है। लाओ बेटा मैं बालिश कर देती हूँ। आराधना जी शरद के पीछे सोफे पर बैठती है लेकिन वो उठ जाता है। नहीं दादी मैं ठीक हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। ये शैतान कहाँ पर है? कहाँ होगी? अपने कमरे में होगी। मैं देखता हूँ उसे। शरद उठकर परीक्षिता के कमरे में चला जाता है। हाँ तो दोस्तों, बहुत डिमांड के साथ मैंने ये सेकंड सीजन लिखने का कोशिश किया है। आई नो आप लोगों को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। मैं थोड़ा कुछ क्लियर कर दूँ। कहानी जैसे कि 20 साल आगे बढ़ गई थी। बोनस पार्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे बड़े हो गए थे। तो अब मतलब परीक्षिता 5 साल की थी और शरद 7-8 साल का था। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ी है तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए दोनों कितने साल के हो गए हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, निधांश कौन है? निधांश ही इस कहानी का राज है जो आपको आने वाले भागों के साथ पता चलेगा कि कौन है और आगे कहानी क्या है और निधांश ने पहले पार्ट में किससे शादी किया था। ये सारे सवालों का जवाब आप लोगों को आने वाले भागों में मिल जाएंगे। तो अब आने वाले भाग कब आएंगे? मैं चाहती हूँ रोज़ आप लोगों को कहानी देने के लिए, बट आप लोगों को भी कुछ मेहनत करना होगा ना। और आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन वाले बटन को ग्रे कर दीजिए जो कि अभी रेड दिखाई दे रहा होगा आपको, ताकि मेरे जल्दी से जल्दी 1000 फॉलोवर पूरे हो जाए और मैं जल्दी ही इसका अगला भाग लेकर आ सकूं। जी हाँ, अब नेक्स्ट भाग इसके 1000 फॉलोवर पूरे होने के बाद, सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद आएंगे। तो देखते हैं कौन कौन गुलाबी इश्क का नेक्स्ट भाग पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब सुनना पसंद करते हैं। और यकीन कीजिए इश्क के रंग से सफ़ेद से टॉप कहानी ये होगी, क्योंकि दोनों ही मैं लिख रही हूँ और मैं ही सुना रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लग रही है? कौन सा पार्ट अच्छा लगा है? कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है मन में, कमेंट में पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।